बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को धमकी आमेज खत मौसूल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के बाद लाहौर हाई कोर्ट जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल हो गए। आला अदालतों के जजेस को धमकियां कौन दे रहा है? जजेस के खत पर आज खुद नोटिस। अदालत की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फायज ईसा। चीफ जस्टिस ने आइंदा समाअत पर फुल कोर्ट बनाने का अंदिया दे दिया। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लेने पर स्पीकर डिप्टी स्पीकर KPK असेंबली से जवाब तलब। सेनेट इंतखाबात पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा नशिस्तें जीत लीं। सेनेट इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की 11, मुस्लिम लीग नून के 6 सेनेटर्स मुंतखब। चीफ सेक्रेटरी KPK की तैनाती पर वफाक और सूबे में तनाजा बरकरार। वफाक ने 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद चीफ सेक्रेटरी की तैनाती नहीं की। प्रोग्राम में सबसे पहले आपके साथ हम एक अहम करेंगे कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अहम मुलाकात हुई है, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सदर मुमलिकत को पाकिस्तान के सदर और मुसल्लह अफवाज के कमांडर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी गई है। इस मुलाकात में सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के मिसाली किरदार को भी सराहा है। रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में फ़ौज की खिदमात कलीदी हैसियत की हामिल है। सदर मुमलिकत का एक मखसूस सियासी जमात और उसके चंद अफराद की जानिब से इदारे उसकी क़यादत के ख़िलाफ़ महदूद सियासी मफादात के हसूल के लिए लगाए गए बेबुनियाद और बिला जवाज़ इल्ज़ामात पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। सदर मुमलिकत का रखना डालने वाले अनासिर से आनी हाथों से निपटने का आज़म का इजहार किया गया है। मारूफ कानूनदान और मेंबर कौमी असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच खोसा साहब, आपने वक्त दिया। खोसा साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में जजेस के खतूत के हवाले से हेयरिंग हुई है, ज़रा उस पर कमेंट करें, फिर आगे मज़ीद आपसे बातचीत करते हैं। देखें, जजेस का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने जो ख़त लिखा था, मरासला लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तमाम मेंबरान को, और चीफ जस्टिस ने वो सारी कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था। और पहले तो हमें हैरत हुई कि चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से बुला के मशावरत की, हालांकि जिसके ख़िलाफ़ शिकायत थी उसी को कहा गया कि तुम कमीशन बनाओ। जब एग्जीक्यूटिव और एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ही शिकायत थी उन 6 जजेस की, तो चीफ एग्जीक्यूटिव के पास उसको बुलाना या उसके साथ गुफ्त शुनीद करना ये बहुत नामुनासिब था। बाहर कैफ उन्होंने कमीशन बना दी उसके बाद, और जो हुकूमत ने कमीशन जो काबीना से जो फैसला करवाया वो उल्टा उन 6 जजेस को जो है कटहरे में खड़ा कर दिया कि इनकी जो है वो मरासला वो जो इनकी तहरीर वो बहुत नामुनासिब थी, इनएप्रोप्रिएट। यानी आपने फैसला दे दिया कि इन्होंने गलती की, और TORs में भी लिख दिया कि अगर ये गलत साबित हो तो भी तजवीज़ करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जजेस की शिकायत का इजाला नहीं हो रहा, उल्टा जजेस को जो है मुतनब्बे किया जा रहा है कि आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो ये जाहिर है कि बाहर सारी पाकिस्तान की और सारी पाकिस्तान की जुडिशरी जो थी वो इस पर बहुत ज़्यादा नाला हुई। और ख़ुद फिर तसद्दुक़ जिलानी साहब जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस, जिनको उसका सोल मेंबर बनाया गया उस कमीशन का, उन्होंने ही बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ये जो है शिकायत चीफ जस्टिस को लिखी गई थी और ये सर्विंग जजेस की थी। ये 209 में नहीं आता आर्टिकल में, ना ही इस पे कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट जो है 2017 के तहत जो है एग्जीक्यूटिव का मसाला है कि इसमें जो है छानबीन की जाए। सो इसलिए उन्होंने न सिर्फ माजरत की, उन्होंने कहा ये कमीशन बन ही नहीं सकता है, और TORs पर भी उन्हें एतराज़ था, टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर। तो जाहिर है ये इस तरह की भोंडी हरकत जो हुकूमत ने की, और ख़ुद चूँकि हुकूमत सबसे बड़ी इसकी बेनिफिशरी है, अगर इमरान खान को या दूसरों को जो है इस तरह अदालती मामलात में मुदाखलत करके मनपसंद फ़ैसले लिए गए, तो जाहिर है कि वो इस वक्त तो इमरान खान और उसकी के जो साथी हैं उन्हीं को सज़ाएं करवाई गई हैं, बुलडोज करके सज़ाएं करवाई गई हैं, इलेक्शन से 1 हफ़्ता पहले सज़ाएं करवाई गई हैं,
ताकि ये अवाम को तासर दिया जाए कि इमरान खान और पीटीआई एक किस्सा पारीना है और इसलिए वो लोग जो है या घर से ना निकलें या वोट वो दूसरी पार्टियों की तरफ जो है मुतलाशी हो जाए। तो ये तो हुआ ना। 8 फरवरी को 2 टोक अवाम ने जवाब दिया, उन्होंने सजाएं मुस्तरद की, उन्होंने जो है इमरान खान के बारे में वाज़ेह कह दिया कि ना ये गद्दार है, ना ये बागी है, ना ये मुजरिम है। सो उनका तो फैसला हतमी होता है अवाम का पाकिस्तान की, और 3 करोड़ से ज़ायद लोगों ने उन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। इसके बावजूद कि हुकूमत ने तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जिसमें उनको और उनकी पार्टी को तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन अवाम की आफरीन है। उन्होंने न सिर्फ ये है कि कैंडिडेट्स ढूंढे, उन्होंने सिंबल भी ढूंढे, क्योंकि किसी को बैंगन मिला था, किसी को चारपाई दे दी थी, किसी को खिड़की दे दी थी और किसी को फाख्ता दे दी थी। वो मजाक ऐसा किया, लेकिन अवाम ने उस मजाक को भी उन्होंने कहा ये बल्ले का वोट नहीं है, सिंबल का वोट नहीं है, ये इमरान खान का वोट है। और वो आज लोगों की दिलों की धड़कन है। सो जितना मर्जी कर ले, ये -1 के फॉर्मूले कभी भी एस्टैब्लिशमेंट के कभी भी कामयाब नहीं हुए। आप देखते जाएं कि 45 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रही है कि भुट्टो को गलत फांसी दी गई थी और वो जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया गया। और उस पर अब अगर इतने सालों के बाद भी आपको एहसास नहीं हुआ कि बांग्लादेश भी, ईस्ट पाकिस्तान में भी हमने इसी तरह हरकत की थी कि 162 सीटें अवामी लीग ने ली थी 163 में से, हमने मैंडेट तस्लीम ना किया, मुल्क तोड़ दिया, लेकिन हमें अकल नहीं आई आज तक। हम सर चीफ जस्टिस सर कथा कलामी की माजरत सर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज कहा है कि जो एक खत 2 दिन पहले स्प्रेड हुआ जिसमें वकला के दस्तखत थे 300 वकला के, तो उन्होंने कहा उस पर तो दस्तखत ही किसी वकील के नहीं थे। अच्छा, तो उसको उस पर क्या फ़र्क पड़ता है? अगर चीफ जस्टिस साहब को तो खुद बैठना ही नहीं चाहिए इस कमीशन इस बेंच में जो 7 रुकनी बनी है, इसलिए कि चीफ जस्टिस पर भी माफ़ कीजिएगा ये इन जजेस ने जो है और अदरवाइज भी इल्ज़ाम लगाया है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने जो सिंबल वाला फैसला दिया है वो तो इन्होंने जमहूरियत को दफन करके रख दिया, और इनके इस फैसले की जो है वो मुल्क की जो बाकी फैसलों ने तबाही की है वो ये फैसला भी उन्हीं में से शुमार होगा। और जिस तरीके से इन्होंने हुदैबिया पेपर मिल्स को दफन किया केस का नवाज शरीफ साहब के हक में, वो भी एक यकता मिसाल बनती है। सो मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस को इस बेंच का हिस्सा होना भी चाहिए। बाकी रहा ये है कि बाकी 6 जजेस भी हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे। हमने तकाजा किया कि फुल कोर्ट बैठे, पूरे के पूरे सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे, क्योंकि ये निज़ाम अदल को जंजीरों में जकड़ दिया है एस्टैब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने। और इसका जो है मुल्क के सिर्फ मैंडेट को नहीं चुराया गया कि फॉर्म 47 के जरिए, आपके सामने है जो भी इन्होंने बनाया इलेक्शन कमीशन ने, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर है चाहे असिस्टेंट कमिश्नर से, जब रिटर्निंग ऑफिसर्स पे जाके इन्होंने जूते मार के उनसे मनपसंद जो है नताइज फॉर्म 47 के लिए 8 फरवरी को अवाम ने कुछ फैसला दिया, फॉर्म 45 में आ गया, और 9 फरवरी को फॉर्म 47 में रिटर्निंग ऑफिसर्स ने उसको बदल दिया। ये बात तो न सिर्फ जजेस ने कह दिया कि हमारे जो है इस तरह से मुदाखलत करके, हमारे घरों में कैमरे फिट करके हमारी जो है चादर और 4 दीवारी भी गैर महफूज है, और इसी तरह जो है हमारे ब्रदर निस्बती को उठाकर ले गए और उसको बिजली के करंट इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए गए, बच्चों को भी जो है वागुजार नहीं किया गया, और लोअर जुडिशरी के ये पेपर बम्स उनके घरों में फेंके गए। ये को खुदा का खौफ करें। हमने नहीं देखा कि आखिरी हफ्ता इलेक्शन से पहले 3 केसेस में जिस तरह से इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को और बुशरा बीबी को जिस तरह सजाएं की गई ऊपर नीचे, एक हफ्ते में 3 केसेस में जिस तरह की गई वो भी शर्मनाक था। मैं खुद उसमें पेश होता था तो बशीर, जो मोहम्मद बशीर था, वो एम्बुलेंस में आता था, वो चिल्ला रहा था कि मैं जो है मुझे छुट्टी दी जाए, और उसने लिखे कितनी मरासले लिखे, और उसने छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी कि मेरी ड्यू है छुट्टी, मैं रिटायरमेंट पर हूँ, 14 मार्च को मेरी रिटायरमेंट है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता इस प्रेशर को। और उसको टेंशन में उसको अस्पताल में, जेल के अस्पताल में दाखिल करना पड़ता, और फिर भी उसकी छुट्टी मंजूर ना हुई जब तक उसने 14 साल पूरी सज़ा फुल डोज नहीं दी है, उस वक्त तक मुखलसी नहीं हुई है।
और जब तक उससे अल-कादर केस का भी जो है बेजमानतें खारिज नहीं करवाई गई तब तक उसे छुट्टी नहीं मिली है। सर तो ये बिल्कुल, इस ये तरह बहुत से सारे मजाक केसेस की क्यों तरफ करते मैं हैं अभी निज़ाम-ए-आज़म? आपसे बात करूंगा। अल-कादिर ट्रस्ट हो गया, तोशाखाना हो गया, इस पर बात करूंगा। लेकिन सर इंतखाबात हुए थे कि मुल्क के मामलात बेहतर हो जाएंगे, सियासी इस्तेकाम आ जाएगा, लेकिन सर आपको नज़र आता है कि बेहतरी की तरफ मामलात जा रहे हैं या अभी तक एज इट इज स्टैटिक है सिचुएशन सारी? देखें, अगर हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट अपना ये छोड़ दे और ये मैंडेट को तस्लीम कर ले अवाम के, तो यकीनन बेहतरी की तरफ जाएंगे और एक इस्तकलाल आ जाएगा, एक मुस्तहकम हो जाएगी हुकूमत भी, अगर अवाम को हक़ हुक्मरानी उनका जो है आइनी हक दे दिया जाएगा। लेकिन अगर अवाम के हक़ को तस्लीम नहीं किया जाएगा और जैली वज़ीर आज़म जो हारा हुआ है अपने हल्के से वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा और माशाअल्लाह भतीजी को जो है वज़ीर आला बना दिया जाएगा। मैं खुद लाहौर से जीता हुआ MNA हूँ, एक सीट भी लाहौर की मुस्लिम लीग नून नहीं जीती है, लेकिन आप अंदाज़ा करें इस्लामाबाद की तीनों में से एक सीट नहीं जीती है मुस्लिम लीग नून, तीनों मुस्लिम लीग नून को दे दी गई। 12 सीटों में से रावलपिंडी की एक सीट नहीं मुस्लिम लीग नून जीती और ये कमिश्नर ने बबांगे दोहल आके बयान दिया था, लेकिन वो भी मुस्लिम लीग नून को दे दी गई। कराची की एक सीट MQM नहीं जीती है, सारी की सारी 14 सीटें MQM को दे दी गई। तो भाई इस तरह की अगर बेईमानी धांधली करोगे, अंधेर नगरी करोगे, और कौन कर रहा है? जाहिर है कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। तो अगर इस तरह से आपने करना है तो ना उसका मॉरल फाइबर होगा, ना उसका कानूनी होगा, ना ही आईनी उसका जो है इस्तेहकाक होगा। मुस्तकिल मिजाजी या इससे काम तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सर ये जो जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल हो रहे हैं, हाई कोर्ट के जजेस को, आज तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी हो गए हैं, सर इसके पीछे क्या बिहाइंड क्या चल रहा है सर? ये क्या हो रहा है? ये वही शाखसाना है जो 9 मई से शुरुआत हुई थी, 9 फरवरी पर आई, 9 फरवरी पर 8 फरवरी को कुछ अवाम ने फैसला किया और 9 फरवरी को हमने वो अवाम का फैसला भी बदल के रख दिया। अब फिर जो अगर जजेस ने ये जो जुर्रत करके खतूत लिखे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया है तो उन्हें जो है इस किस्म की खतूत आने शुरू हो गए हैं, जिसमें से एक टॉक्सिक किस्म का वो मवाद रखा गया है, जिसमें से उनको खोलते ही उनके जो है दिमागों पर असर होना शुरू हो जाएगा और उनकी सेहत या उनकी ज़िंदगी जो है ख़तरे में पड़ जाएगी। तो ये इस तरह की हरकतें बोंडी करने से क्या मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा? आपका क्या ख्याल है? पहले ही ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा हो गया है, पहले ही जो है बिजनेसेस हमारी बंद हो गई हैं, पहले ही हमारी अफरात ज़र जो है आसमान को छू रही है, पहले ही हमारी गुर्बत की दहलीज से आधी से ज़्यादा आबादी चली गई है, पहले ही हमने 3 नस्लें जो है गिरवी रखी हुई हैं IMF के हाथों में, और आज बच्चा जो पैदा हो रहा है वो 3 लाख मकरूज कर्जे के नीचे पैदा हो रहा है। तो और ज़्यादा अगर तबाही करनी है, और पेट्रोल बम जो है अभी रिसेंटली ईद का तोहफा दिया है इस हुकूमत ने, और महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी, तो मुझे समझ नहीं आती है कि हम क्यों अपने इस बाकी के मुल्क के पीछे पड़े हुए हैं। भाई अगर इसको चलने देना है मुल्क को, तो आपको जमहूर अवाम को इज्जत देना पड़ेगी, क्योंकि अवाम ही जमहूर हैं, अवाम ही रियासत हैं। अगर अवाम को हम भेड़ बकरियां और कीड़े मकोड़े समझ के उनके ऊपर सवार होकर हम जो है इस तरह से उनको गुलाम बनाकर और उन पर जूतियां मारकर हुक्मरानी करेंगे, तो फिर जाहिर है कि अवाम तो रिएक्ट करेगी। अगर अवाम तस्लीम नहीं करेगी तो टैक्स नहीं होगा, टैक्स नहीं आएगा तो जाहिर है कि ख़जाने जो है वो मुतामिल नहीं है इस चीज़ के, इन चीज़ों के। अब आपका क्या ख्याल है कि प्राइवेटाइजेशन, PIA को प्राइवेटाइज करने में, रूजवेल्ट होटल जो अमेरिका में है वो बेचने में, या इस तरीके से आप लूट मार करके बाकी की दौलत भी पाकिस्तान की अपनी तिजोरियां भरेंगे और लंदन के फ्लैट्स में आप इजाफा करते चले जाएंगे, या आप ऑफशोर जो है जैली कंपनियां बनाकर मनी लॉन्डर करके मुल्क को बाकी की भी कंगाल करके चले जाएंगे, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, फिर क्या कह सकते हैं। सर तोशाखाना केस, साइफर केस, इद्दत केस, सर एक केस में तो ज़मानत भी हो गई, और भी केसेस में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें तहरीके इंसाफ के लिए पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं। सर क्या समझते हैं ये केसेस कहाँ पर जाकर ख़त्म होंगे
और कब जो अडयाला जेल में कैद हैं लोग वो बाहर आएंगे? देखें, ये मुतहम्मिल ही नहीं है नफरतों की। कितनी एक आप जो है नफरतों की आपने इंतहा कर दी, 200 केसेस आपने किए। ये तो हलाकू और चंगेज़ खान के दौर में भी ऐसा ना हुआ था। ज़ियाउल हक ने भी कोड़े मारे थे, फांसियां दी थी, लेकिन ज़ियाउल हक ने भी चादर और चार दीवारी को इस तरह से दागदार और इस तरह से तार और इस तरह से पामाल नहीं किया था जो इस दौर में हुआ है। 9 मई के शाखसाने में इन्होंने तबाही फेर के 10,000 बंदे को पाबा सलासल कर दिया और सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तितर बितर करके उनके क़यादत को, और उसमें से बच्चे निकाले। IPP निकाली एक पार्टी, दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बना दी, और इस तरह से उन्होंने किया। लेकिन शऊर अवाम का देखिएगा, जिन लोगों ने गद्दारी की उनको जमानतें जब्त की अवाम ने, हत्ता कि तरीन साहब भी रिटायर हो, सॉरी ये अपना क्या नाम है, तरीन रिटायर हो गए, और इसी तरह जो है खटक साहब भी रिटायरमेंट ले ली उसने भी। और ये है अवाम का गैज़ो गज़ब, लेकिन अभी भी इन्हें समझ नहीं आ रही है। मैं क्या कह सकता हूँ सर? सेनेट इलेक्शंस हुए हैं, KPK में मुलतवी कर दिए गए। ये किस तरीके के सेनेट इलेक्शंस हुए हैं सर? इसके ऊपर भी ज़रा रोशनी डालिएगा प्लीज़। देखें, जिस तरह से बाकी के मुल्कों के बाकी की जो इलेक्शंस करवाए हैं, एक तो हमारे घुस बैठी है अगर वो लोग 100 बंदा बैठा हुआ है जो अवाम ने मुस्तरद किया था कौमी असम्बली में। फिर उस पर तुर्रा ये है कि जो नशिस्तें हमें मिलना थी, मखसूस नशिस्तें जिसमें ख़वातीन थी और जिसमें हमारी अक़लियती बरादरी के थे, वो हमसे छीन कर इनमें बांट दी। यानी अंदाज़ा करें, वो कभी दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि आप 3 बंदों ने इम्तिहान दिया है, 2 पास हो गए, 1 फेल हो गया है। कभी ये भी सुना है कि फेल हुए वाले के नंबर भी जो है पास वालों को उनके दरमियान बंदर बांट करके दे दें? कभी ऐसा हुआ है दुनिया में? अब ये वहाँ भी चाहते थे कि KPK में भी अपनी जो है मखसूस नशिस्तें घुसा के तो 2-3 सीटें वहाँ से ये ले लें, क्योंकि वहाँ सारी की सारी जो है मखसूस नशिस्तें सेनेट में 12 जो है वो 12 की 12 PTI को मिलना थी। अब ये 12 में से जो है ये 5 लेने के चक्कर में है, ताकि ये मखसूस नशिस्तों में अपनी मस्तूरात और अपना जो है अक़लियती मेंबरान को लाकर और ये वहाँ से भी डाका मारे। बाकी तो इन्होंने डाके मारे ही हैं, लेकिन इस तरह क्या समझते हैं मुल्क चल जाएगा, हुकूमत चलेगी, इस तरह पार्लियामान चलेगी, इनकी मनमानी जो है इनकी वो उसको कोई तस्लीम करेगा? अरे भाई, इनकी शक्लों पर लानत बरस फटकती हुई तरह देखा तो करो। असेंबली में इस तरह से हालांकि जीते हुए हैं, लेकिन चोरों की तरह आते हैं और चोरों की तरह बाहर चले जाते हैं। इसलिए नवाज शरीफ अभी तक बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि शर्मिंदगी उसके इतनी ज़्यादा उस पर मुहित हुई है कि उसको जब 9-10 बजे, पहले तो ये इनका ख्याल था कि पता नहीं क्या रिजल्ट होगा, जब 9-10 बजे तक देखा कि भाई ये एक तरफा PTI जीत रही है तो बंद कर दिया, सारा कुछ बंद कर दिया और इंटरनेट बंद कर दिया, सब कुछ बंद करके तो उसको दिखाया नवाज शरीफ को कि ये है तुम्हारी औकात और करतूत। हाथ पांव बांध कर फिर जो है उसने मिन्नतें जो भी की उसको, लेकिन वो कम से कम साइड लाइन होकर अब शर्मिंदा होकर अब सामने फेस नहीं कर सकता आवाम को। अगरचे बेटी उसने बना दी और उधर भाई ऊपर बना दिया, लेकिन खुद दुम दबा के अनकरीब भाग जाएगा लंदन में और फिर कहेगा मुझे क्यों बुलाया। भाई, अवाम ने तुम्हें मुस्तरद किया है। अपने चोर डाकू वाले जो आपका जो लूट के धरती माँ को जो आपने नेस्कॉल नेल्सन 6 ऑफशोर कंपनीज बनाई हैं, और जो वन हाइड पार्क आपने जो है हसन नवाज ने 50 अरब का मलिक रियाज को बेचा है, और पार्कलैंड के जो है वो 4 फ्लैट्स आपके दुनिया के महंगे तरीन, आप उनमें रह भी रहे हैं, और आपके माशाल्लाह बेटे जिनको कोई क्लर्क भी ना भर्ती करे वो खरबपति इस वक्त जो है वो हुए हैं, और आपके समदी साहब की बिल्डिंग ख़त्म ही नहीं होती हैं, डार साहब की जो है दुबई के स्काई स्क्रैपर्स में, और आपकी जो गाड़ियों की जो बड़ी बड़ी लिमोजीन गाड़ियां हैं उनकी जो है कारोबार ही नहीं ख़त्म होता है। तो माशाअल्लाह एक गरीब कौम का आप खून पसीने की कमाई जिस अंदाज से आपने लूटी है और बेदरेक लूटी है, अब आप मज़ीद लूटना चाहते हैं तो फिर आपको कौम तो जाहिर है कि आपको इस तरह से इलेक्शंस करवाते जाओ, इस तरह से आप भरते जाओ, लेकिन क्या उसकी वक़्त कोई अहमियत, कोई उसकी इज्जत, कोई
तकरीम या कोई इस्तेहकाम मुल्क में आएगा। सर ये मखसूस नशिस्तें और ये जो ट्रिब्यूनल्स के अंदर मामलात हैं, आपको तवक्को है इंसाफ की कि मिलेगा? आज तक कभी मिला है इंसाफ? ओ भाई, ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात होती है। इलेक्शन कमीशन भी इनकी बांदी और लौंडी है, इलेक्शन कमीशन भी खरीदी हुई है। ये इंस्टीट्यूशनल कैप्चर है इस वक्त। हर इदारे को इन्होंने ये अर्गमाल बनाया हुआ है इस वक्त। तो क्या आप कर लीजिएगा, अवाम ही बेचारी है। ये 25 करोड़ अवाम को भी सांस लेना इनका दुश्वार है। जो बात करता है उसको जेल में बंद कर दो। और इस तरह से कब तक जबर के साथ चलेगी ये? जब जुल्म इंतहा को पहुंचता है तो मिट जाता है। देखें, कुफ्र की रियासतें चलती हैं, ना इंसाफी की नहीं चल सकती। सर कहीं आपको तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस ना हो जाए सर? आप आ जाएं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं तो रोज़ पेश होता हूँ इलेक्शन कमीशन में, और मैं ये बातें उनको भी कहता हूँ कि खुदारा आपने जो इलेक्शन करवाया है इससे बेहतर है ना ही करवाते, क्योंकि तबाह करके रख दिया है निज़ाम को। आपका कोई कंट्रोल नहीं है। मुझे लगता है उनका भी कोई कंट्रोल नहीं है। जब उनको रिटर्निंग ऑफिसर्स को जूतियां मार के और मनपसंद जो है 9 फरवरी को उनसे नताइज फॉर्म 47 के ज़रिए ले लिए और फॉर्म 45 को मारा, और गुजरांवाला वाला हमारा कैंडिडेट जो 8000 वोटों से जीता हुआ था, वो रिकाउंटिंग में 11000 डबल ठप्पे मार के, डबल स्टैंपिंग मार के उसको 3000 वोटों से हरा दिया है। तो ये जीते हुए को भी हरा सकते हैं। सो इसलिए जब शिकायत होती है, और हमने शिकायत की इलेक्शन कमीशन में, तो वो बेबस नजर आई इलेक्शन कमीशन। वो उनके खिलाफ वहाँ तो पर जलते हैं ना भाई। ये हमारे ऊपर तो इनकी जो है बहुत ताकत चलती है, अवाम पर। अवाम बेचारे कीड़े मकोड़े हैं ना, इसलिए। लेकिन वहाँ जो है इनके पर जलते हैं, वहाँ तो ये पहुँच नहीं पाते हैं। अब कब तक ये जबर चलेगा, कब तक ये जुल्म चलेगा, ये देखते हैं अल्लाह ताला को क्या मंजूर है। लेकिन अल्लाह के यहाँ देर ज़रूर है, अंधेर नहीं है। मैं यकीन से कहता हूँ कि आप इंशाअल्लाह तलू होगा, सूरज जो है बिल्कुल तलू होगा, और सुबह हमारी जो है बहुत इंशाअल्लाह बेहतर आएगी। और इस मुल्क को जो है अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं बनाया था कि ये खाकी टोपी वालों के, खाकी हैट वालों के कब्जे से लेकर और खाकी वर्दी वालों के सपोर्ट कर दिया जाए। ये अवाम 25 करोड़ अवाम का मुल्क है। ये उन्हीं को ज़ेब देता है कि इस मुल्क पर हुक्मरानी करें। और जिनके तनख्वाहों, जिनके यानी खून पसीने की कमाई के टैक्सेस से जो लोग तनख्वाह लेते हैं और जिनको मराहत मिली हुई है, वो मुलाजिम है। पे मास्टर अवाम है। पे मास्टर जो है वो नहीं है, माफ़ कीजिए, वाक़ई हुक्मरानी अवाम को है। और जो अवाम के मुलाजिम हैं, अवाम के खादिम हैं, वो अवाम की खिदमत ही करें, अवाम की मुलाजमत ही करें। वो आइन के ताबे अपने जो है मनसब फ़राइज़ अदा करें, वो हुक्मरानी करने की कोशिश न करें। इसलिए कि अवाम जब एक फ़ैसला तहैया कर लेती है, जिस तरह 8 फरवरी को उन्होंने अपना 2 टोक जवाब दिया, अब भी ये जब भी इलेक्शंस करवाएंगे, 6 महीने बाद करवाएं, साल बाद करवाएं, जब भी करवाएं, तो आपको यकीन से मैं कहता हूं कि इस मर्तबा तो कुछ थोड़ी बहुत इज्जत थी ना, लेकिन अगली दफ़ा ये भी सफाया होगा। नवाज शरीफ का ये आखिरी दौर है। मरियम को दोबारा कोई नहीं देखेगा, और शहबाज शरीफ और कंपनी जो है ये इस तरह से बिखर जाएगी कि नज़र नहीं आएगी, ये अवाम में जाने लायक नहीं रहेगी। सर मैं वाइंड अप करूंगा सर, बस लास्ट क्वेश्चन है सर। बुशरा बीबी के इल्ज़ामात हैं, जहर दिया जा रहा है, तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है सर, इसके ऊपर ज़रा कमेंट करिएगा। आज मैंने दरख्वास्त दी है, क्योंकि बुशरा बीबी ने पहले वही नालिश कर रखी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इमरान खान की जो है ज़िंदगी को ख़तरा है जो जेल में। और उस पर भी देखें आपने कि 2 हफ्ते के लिए इन्होंने मुलाकात तक इमरान खान की बंद कर दी थी, और इसलिए हमें और ज़्यादा ख़दशा था। फिर जो है बुशरा बीबी को जब मैंने मुलाकात की उनसे बनी गाला में उनके घर पे, तो उन्होंने बताया कि मुझे कोई चीज़ शहद में दी गई, तो उसके बाद मेरे नाक, मुंह और कानों से जो है इस तरह से पानी निकला, इस तरह से कि सारी रात जो है वो उल्टियाँ करती रहीं, और उसके बाद जलन ऐसी हुई पेट में से कि हफ्ता भर वो खाना नहीं खा सकी थी और उनको कड़वा हर चीज़ लगती थी। अभी फिर इसका इआदा किया है, और इसमें जो वो क्या होता है क्लीनिंग, सफाई करने वाले, उसके कतरे जो है उसमें डाल के उनको दिए गए हैं, जिससे उनका जो है बिल्कुल
एसिडिटी अंदर से, ऐसा एसिड और जलन हुई है कि उनको इमरान खान ने तो कहा है कि ये जहर दिया गया है। लेकिन बाहरकैफ आज ही मैंने दरख्वास्त हाई कोर्ट में दी है कि इसमें जो है पटिशन भी उनकी लगाई जाए और मेडिकल जो है बोर्ड, यानी शौकत खानम का मेडिकल बोर्ड उनको मुआयना भी करे और उनका इलाज भी करे और उसका तदारक भी किया जाए, और अगर उनकी ज़िंदगी को कोई या सेहत को हुआ तो उसकी ज़िम्मेवारी जो है वो जाहिर है उन्हीं के पर होगी जो जिनकी वो तहवील में, जिनकी कस्टडी में है। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर साहब और राजा मोहसिन इजाज साहब। मैं मोहसिन इजाज साहब से शुरू करूंगा क्योंकि आज ये हेयरिंग में मौजूद थे और वहाँ पर जो आज सुप्रीम कोर्ट में इजलास हुआ वहाँ पर भी मौजूद थे। मोहसिन इजाज साहब, अब तो बाकायदा एक अंदिया दे दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि फुल कोर्ट भी इस मामले पर बनाया जा सकता है, तो आज की हेयरिंग के अहम नुकात और क्या देखते हैं कि मुस्तकबिल में आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, आज की जो समाअत थी उसे 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। सबसे पहले जब आज समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक तफसीली तौर पर वजाहत दी गई जो फुल कोर्ट इजलास हुआ उसके ऊपर, उसके बाद जो उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई उसके ऊपर, उसके बाद इस चीज़ पर भी उनकी जानिब से वजाहत दी गई जो जस्टिस रिटायर्ड जिलानी जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनको बतौर कमीशन जो उनकी तैनाती की गई थी। इन तीनों चीज़ों के हवाले से उनका ये कहना था। मैं मुख्तसरन आपको बताता हूँ। एक चीज़ तो उन्होंने ये कही कि जो वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात थी ये कोई इस जुडिशल साइट पर मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये एक इंतज़ामी नौयत की मुलाकात थी और इस मुलाकात में ना सिर्फ वो मौजूद थे बल्कि इनके साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद थे और इसके साथ साथ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भी उनके साथ मौजूद थी। इस मुलाकात में उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म की तरफ से यकीन दिलाया गया कि वो हर तरह का ताउन करेंगे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त को लेकर जो इसमें मुदाखलत के हवाले से मुख्तलिफ बातें की गई हैं, इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो जस्टिस जिलानी का तकर्रुर किया गया बतौर कमीशन, उनका ये कहना था कि कमीशन बनाने का जो इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। एक मौके पर उनकी जानिब से ये भी कहा गया अटॉर्नी जनरल से कि अटॉर्नी जनरल साहब आप आइन का आर्टिकल 175 पढ़ें, फिर 184 पढ़ें, ये जो सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक आइन के आर्टिकल्स हैं। और इसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने फिर ये जब आर्टिकल्स पढ़े तो इसमें फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि कमीशन कायम करना ये विफाकी हुकूमत का इख्तियार है और ये इख्तियार पार्लिमान ने हुकूमत को दिया है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने एक मौके पर यह भी कहा कि माजी में हमने देखा कि इसी सुप्रीम कोर्ट से JITs भी बनती रही, इसी सुप्रीम कोर्ट से मॉनिटरिंग जजेस भी लगाए जाते रहे, लेकिन देखा जाए आइन के मुताबिक ये इख्तियार ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं है बल्कि हुकूमत का। लिहाजा हुकूमत से कहा गया कि ये आप एक कमीशन कायम करें और कमीशन के लिए जो 2 नाम प्रपोज किए गए, एक साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस रिटायर्ड नासिर उल मुल्क और एक जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी, इनमें से फिर जस्टिस रिटायर्ड जिलानी के नाम पर इत्तफाक हुआ। ताहम ये कहा गया आज चीफ जस्टिस की तरफ से भी और अटॉर्नी जनरल की तरफ से भी कि जब उनका नाम आया तो इतनी ज़्यादा तनकीद की गई, इतनी ज़्यादा तनकीद की गई और बिलखुसूस सोशल मीडिया को तो आज उन्होंने एक वबा का नाम दिया कि उसके बाद जो है कौन शरीफ आदमी की ये उन्होंने खिदमत से ताबीर किया कि अगर वो इसकी तहकीकात करते तो ये खिदमत होती, लेकिन वो इस खिदमत से उन्होंने मुनासिब यही समझा कि यार इससे जान ही छुड़ा ली जाए, क्योंकि हर तरफ से तनकीद शुरू हो गई। वुकला 300 वुकला का एक खत सोशल मीडिया पे चल रहा है बगैर दस्तखतों के, ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा। बहरहाल समाअत आगे बढ़ती रही, फिर जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए गए। ये मुसलसल चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल की आप कहें कि तकरीबन 1 घंटे तक सिर्फ यही 2 बोले, ना बेंच का कोई और मौजूद रुकन कोई और रिमार्क्स आए। ताहम फिर एक मौके पर जब जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए तो उनका ये कहना था कि इस वक्त जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं उस तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम इस सब से आंखें बंद नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और ये वो मौका था पहली दफ़ा जब जस्टिस अतर मिनल्ला आज की समाअत पर बोले, लेकिन उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत भी इस मौके पर खामोश नजर आए, जो इससे पहले काफ़ी ज़्यादा रोस्टम पर जो है उन्होंने भी कमीशन के हवाले से बातें की थी। और जब समाअत इख्तिताम पर पहुंची तो चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट के हवाले से भी वजाहत की कि फुल कोर्ट इसलिए कायम नहीं की क्योंकि जितने भी दस्तयाब जजेस के साथ उन पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच बना दिया। कुछ जजेस लाहौर में थे, कुछ कराची में थे, और उन्होंने ये भी इंदिया दिया है कि जो आइंदा समाअत होगी उसमें मुमकिन तौर पर फुल कोर्ट ही ये मामला सुन सकती है। अगेन
सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द जजेस, और मुमकिन तौर पर जो आइंदा समात है वो 30 या 29 अप्रैल को होगी। इस हवाले से जजेस मुशावरत करेंगे। और मोहसिन भाई आगे अभी और भी बहुत सी आपसे बात करनी है। मैं बैरिस्टर आमिर साहब की तरफ जाऊंगा। बैरिस्टर साहब, आज की हेयरिंग के ऊपर जरा कमेंट करिएगा। मोहसिन ने बड़ा डिटेल इस हवाले से ब्रीफ किया है। मैं समझता हूं कि आज जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं कोर्ट के अंदर, जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके ब्रदर जजेस ने आज ये साबित किया है एक दफा कि मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट पहले वाली सुप्रीम कोर्ट नहीं है, और हर उस मसले को जो एक तवक्कुआत होती हैं उसे बढ़ के आगे जाती है और बड़े फेयर तरीके से और ट्रांसपेरेंट तरीके से हर मसले को हैंडल करती है। लेकिन अब ये हमने भी देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को हमने सिर्फ इन्हीं मसाइल के अंदर उलझाए रखना है, कोई पॉलिटिकल मसला हो जाए, या जैसे जजेस के बारे में ये एक इशू उठा है। तो मैं तो बड़े दिन से एक बात कह रहा हूं कि क्या पाकिस्तान के अंदर ये पहली बात है कि एस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत किया और हम बड़े सारे हो गए हैं बड़े सेंसिटिव इस इशू के ऊपर कि ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसे हो गया कि कुछ जजेस कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमें ये कह रही है। एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे तो जस्टिस मुनीर ने वो शोराए आफाक फैसला दिया था। एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ही तो नसीम हसन शाह ने माना था कि भुट्टो साहब के लिए हमें प्रेशर था। एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ही तो सारे फैसले होते रहे हैं। और ये जजेस जो भर्ती हुए हैं ये भी तो बताएं ना कि इनका क्या रोल रहा, कहाँ से इन्हें सफाइयां मिलती थी। क्या एस्टेब्लिशमेंट आज वाली बात कर रही है? आज वाली तो शायद इतनी दीदा दिलेरी से सामने नहीं है। फैज हमीद वाली एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही थी, ये सारे जजेस उसके गवाह नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक प्याली में तूफान उठाने की कोशिश की गई है इन 6 जजेस की तरफ से, क्योंकि महज हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं है। पाकिस्तान में हर सूबे में एक हाई कोर्ट है और पंजाब में तो दर्जनों जजेस हैं। उस तरफ से तो कोई बात नहीं आई है, ये 6 जजेस की तरफ से बात आई है। असल में उन्होंने हमला किया है अपने चीफ जस्टिस के ऊपर। वो चाहते हैं कि चीफ जस्टिस को हटाया जाए, जिसके खिलाफ उन्होंने ये इकट्ठे होके पहले भी एक दफा मुलाकात की थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ, और अब भी उन्होंने एक दफा रिटर्न बाकायदा एक हमला आवर हुए हैं अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ। लेकिन यही जजेस जानते हैं कि जस्टिस बंदयाल भी जब काम कर रहे थे उस वक्त तो कोई बोलता नहीं था, उस वक्त तो कोई नहीं कहता था कि बेंचेस में एस्टेब्लिशमेंट पे कहने के पे बन रहे हैं, हमें उसमें शामिल नहीं किया जा रहा। तो मैं समझता हूँ ये अंदर की लड़ाई है। अब ये जजेस के पास ही मामला है और वो इसे हल करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से अब इस तमाशे को जरा बंद भी करना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम के मसाइल और हैं और ये जो तमाशा है ये और है। यही 6 जजेस किस तरह फायदा पहुंचाते रहे एक मखसूस सियासी जमात को, वो पूरा पाकिस्तान जानता है। इन 6 जजेस ने किस तरह, देखिए ना, आज अपने पे तो बात आती है, जब फौज के इदारे के ऊपर हमला हुआ तो मैं आज भी कहता हूं कि जुडिशरी ने उस पर उस तरह रिएक्ट नहीं किया जिस तरह के उसे करना चाहिए था, और आज तक उनके केसेस उधर ही मौजूद हैं। तो मैं समझता हूं कि सारे इदारे मोतबर हैं। अगर अदालत के ऊपर हमला हो तो फिर भी सबको इकट्ठा होना चाहिए, पार्लियामान पे हमला हो सबको इकट्ठा होना चाहिए, और अगर पाकिस्तान के दिफाई इख्तियारों के ऊपर हमला हो तो फिर भी इकट्ठा होना चाहिए। तो मैं समझता हूं ये जो तकसीम है और जो कोई तकसीम पीछे चाह रहा है, कोई फितना पर्दाज, वो बड़ी अब वाजे हो चुकी है कि कुछ भी हो जाए उसे पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहने देनी। वो कोई ना कोई जहर आलूद बातें करते रहेंगे। तो बैरिस्टर साहब, मैंने एक ब्रेक की तरफ जाना है, इसके बाद ये मोहसिन से मैं इस बात का बड़ी अहम आपने बात की है, लेकिन मोहसिन इजाज़ की तरफ जाता हूँ। मोहसिन साहब, बैरिस्टर आमिर ने ये एक बहुत बड़ी बात की है कि हमलावर हो रहे हैं ये जो 6 जजेस हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर। ये ज़रा थोड़ा सा माजरा क्या है, इस पे थोड़ा सा ब्रीफ करें। देखें एक चीज़ जो है वो हम बड़े अरसे से देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी, निचली अदालतों में भी एक इस तरह की रिफ्ट तो नज़र आती है। जुडिशल पॉलिटिक्स भी बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन बिल्कुल ये कह देना कि ख़त टोटली जो है वो उस पॉलिटिक्स का नतीजा है और जो ख़त का कंटेंट है उससे बिल्कुल ही उसको डिस्कस ना करना या उसको सीरियस ना लेना, ये भी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। और जहाँ तक ये बात है कि ये 6 जजेस ने जो अपने ख़त में जो चीज़ें लिखी हैं, मेरे ख्याल में अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जिस तरह समाअत हुई है, आइंदा समाअत पर फुल कोर्ट भी बैठ जाएगी
और मुमकिना तौर पे जो मुझे आज लगा है कि हो सकता है कोई कमीशन टाइप कोई जुडिशियल साइड पर ही इसकी इंक्वायरी करवाई जाए तो सच सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतर और मुनासिब तरीका होगा इस पूरे मामले से बेहतर तरीके से इससे बाहर निकलने का। डॉक्टर साहिबा, आज सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग हुई, तो क्या समझ रही हैं कि अब मामलात ठीक हो जाएंगे, तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं जजेस के वो हो जाएंगे ख़त्म? सर, अदलिया का जब भी नारा लगाया जाता है तो पहले जब भी मामलात आते हैं तो कुछ टाइम में कहा जाता है जी अब अदलिया आज़ाद हो गई है। फिर जब फैसले कुछ थोड़े अगेंस्ट हो जाते हैं तो कहा जाता है कि अदलिया आज़ाद नहीं है। लेकिन ज़ाहिर बात है अभी उनके अपने कुछ ऐसे मामलात थे जिस पे अभी उनका एक लेटर आया। मुझे तो ये लग रहा है कि वक्त के साथ साथ इन हालात को दुरुस्त करने के लिए कोई ऐसी कमेटी या कुछ इस तरह तश्कील दी जाएगी कि जिसके मुताबिक कोई फ़ैसला किया जाएगा। अभी पिक्चर उतनी क्लियर होती हुई नज़र नहीं आ रही है। बस अभी यही है कि उस वक़्त जब फ़ैसले हुए थे तो वो अब ये साबित कर रहे हैं कि उस वक़्त के फ़ैसले गलत थे और अब के फ़ैसले ठीक हैं। तो ये कुछ मुतज़लज़ल सा बयान मुझे लग रहा है अपने हिसाब से। लेकिन वक्त के साथ मुझे लग रहा है कि ये चीज़ जो है ना वो क्लियर एक पिक्चर आ जाएगी और ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर बात वही करूँगी, जब पीटीआई की बारी आती है तो उनके हक़ में फ़ैसले होते हैं तो वो दुरुस्त होते थे, और जब हमारे हक़ में फ़ैसले आते थे PMLN के तो वो गलत साबित हो जाया करते थे। लेकिन अब उनकी जब बारी आई है तो वो कहते हैं जी कि अब मैं इसकी जो एक क्लियर सी पिक्चर है ना वो अभी तक मुझे नहीं नज़र आ रही। पता नहीं मैं इसको क्लियर बैरिस्टर साहब, धमकी आमेज खतूत भी जजेस को मौसूल हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, इस पे ऊपर कमेंट करें। इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो चुकी है, इसके पीछे क्या मुहरकात हैं? देखिए, एक तमाशा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आने दी जा रही। इंस्टेबिलिटी के लिए सारी हरकतें हैं। मैं यहाँ पे पहले भी जो बात की थी मैं उसे इस तरह बढ़ाता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि उस खत के अंदर जो मंदरजात हैं उससे मैं उन्हें नहीं मान रहा, लेकिन वो मंदरजात यही है ना कि जो बेंच बनाया जाता है उसमें इस्टेब्लिशमेंट का दबाव होता है। तो इसका मतलब है कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हैं वो सारे बेंचेस इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से बनाते हैं। तो उनका मतलब है कि हमारी मर्जी अगर शामिल नहीं है तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी शामिल है। पहली बात ये है। सेकंड ये है कि पाकिस्तान के अंदर, मैं फिर बात कर रहा हूँ, मैं तो ये मानता ही नहीं कि कभी भी इस्टेब्लिशमेंट ने इंटरफेयर नहीं किया। ये जो अनहोली अलायंस है आपकी हमारी इस्टेब्लिशमेंट का और जजेस का, उसी ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, और उससे कौन सा जज अपने आप को अलहदा कर सकता है? अब ये एक तरफ ये खत आता है, ये खत को दिखाया जाता है। बात तो थी जजेस की आपस में, आप अपने चीफ जस्टिस को कहते हैं, उनके साथ आप जाके मिलते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और एक विद इन जुडिशरी मामला हल करते, और वह एग्जीक्यूटिव को बुला लिया जाता, नहीं तो इन्वेस्टिगेशन करा ली जाती। लेकिन ये वकीलों तक मामला ले जाना, ये पॉलिटिकली उसे इस्तेमाल करना और पॉलिटिसाइज करना, मूवमेंट की बात करनी, ये सब किस लिए हो रहा है बताइए ना। और धड़ाधड़ जिस तरह थोक के हिसाब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, क्या वो मंजर नहीं देखे कि एक शख्स था वो जत्था लेके यहाँ पे पहुंचता था और उसे फुल फैसिलिटेट किया जाता था? क्या मुझे और आपको इजाजत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल 40 बंदे लेके मैं जुलूस लेके उधर अपेयर होना चाहूँ? एक आम आदमी हो सकता है, होता रहा, उसकी गाड़ी के अंदर साइन होते रहे, उसको सारा चीजें, तो ये सबको नजर नहीं आती हैं? ये कौन फैसिलिटेट करता रहा मुझे बताइए। मैं तो ये बात करता हूं कि जो शौकत सदीकी साहब जज थे, क्या उनका एक पार्टी से ताल्लुक नहीं था? कोई ढका छुपा है किसी से? वो उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ। वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ और हसन और हुसैन नवाज को भी इसी तरह का प्रोटोकॉल मिला है एयरपोर्ट के ऊपर। मैं कह रहा हूं, देखिए, उनका ताल्लुक उनके साथ था और ये 6 जजेस का ताल्लुक इससे ढका छुपा है। आइए, अगर किसी को नहीं पता तो जाए इनकी फैमिलीज को देख लें, वो किनके साथ पॉलिटिकली एफिलिएटेड है, आपको फौरी समझ आ जाएगी। फिर आपको तमाशे की भी समझ आ जाएगी। मैं ये कहता हूं कि ये किसी कमीशन से होने का काम नहीं है, ना कोई बेंच कर सकेगा। पाकिस्तान को ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की जरूरत है। अगर कोई बाज़मीर जज है तो सामने आए, और बेजमीर जजों को भी बेनकाब करें जिन्होंने पाकिस्तान की अदालती तारीख को स्याह करके रखा हुआ है। जिन जजों ने अपने जमीर के सौदे किए हैं, इन लोगों ने हमेशा फैसला किसी के इशारे अबरू पे किया है, आइन के साथ नहीं किया। मैं बताता हूँ, ये आइन के साथ हो रहे हैं। जो आज पेशावर हाई कोर्ट में 60 केसेस में जो मफरूर हैं वो उधर जाते हैं और उन्हें जमानतें मिलती हैं, उनके 99 फैसले एक जमात मान लेती है। जब वही हाई कोर्ट कहती है कि हल्फ लें रिजर्व सीट्स के ऊपर, तो वो नहीं मानती।
उधर वो कहती है बदमाशी करती है कि हम इन्हें एंटर नहीं होने देंगे। तो बताइए, ये नजर नहीं आ रहा आपको कि क्योस कौन चाहता है, पाकिस्तान के अंदर फितना कौन लेके आ रहा है, और क्या उसे सपोर्ट किया जाए सिर्फ इसलिए कभी मूवमेंट? और क्या वकील जो हैं वो कोई जजों के खुदाई खिदमतगार हैं, उनकी फोर्स है? क्या पहले मैं भी कैदोबंद में रह के आया हूं जनरल मुशर्रफ के दौर में, तो क्या हमने हासिल किया? इन जजों को फिरौन बनाया, इफ्तिखार चौधरी जैसों को, या चंद वकीलों की तिजोरियां भरी? क्या हम इसलिए हैं बुकला कि इनकी तहरीकें चलाएं और तमाशा लगाएं, इन्हें फिरौन बनाएं? तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की जरूरत है। सब बेनकाब हों, ये जजेस भी और वो सियासतदान भी जो इशारा अबरू पे काम करते हैं। कभी वो बाजवे की गोद में बैठ के आए तो उस वक्त वो ठीक होता है, डेमोक्रेट जज होता है, बाद में वो मीर जाफर मीर सादिक होता है। तो आइए सबको बेनकाब करें ना, ये मुल्क का अब वक्त है, ये कोई कमीशन छोटा मोटा काम नहीं कर पाएगा। डॉक्टर साहब, बैरिस्टर जहाँ तक बात की उन्होंने, एक तो बड़े मज़े की बात की कि जहाँ पे अभी हल्फ लेने की बारी आई हमारी औरतों की, जो मखसूस नशिस्तों पर भी हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और डिसीजन हुए तो उन डिसीजंस को इन्होंने मानने से अभी इनकार किया हुआ है और वो अपनी मनमानी किए जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया, अभी आपने एक बड़ी बात की कि जी ये प्रोटोकॉल मिला है नवाज शरीफ साहब को और हसन और हसैन साहब को। तो प्रोटोकॉल से बहुत से लोगों को बड़े बड़े प्रोटोकॉल मिलते रहे, कोई बाल्टी रख के चला जाता था उस वक्त, वो तो अब अपनी अपनी मर्जी की बात है, जो जैसे भी जाना चाहिए। प्रोटोकॉल तो मेरे हाल में जो रस्मी प्रोटोकॉल होता है वह सारों को मिलता है, लेकिन कोई बाल्टी और डब्बे रख के चला जाया करता था उस वक्त। तो अपना अपना दौर है। लेकिन डिसीजन की ये बात है कि आज इनको ये ख्याल आ गया कि जी इस्टेब्लिशमेंट इज़ मतलब इंटरवीनिंग द डिसीजंस। तो फिर कल जब ये फैसले हो रहे थे, जब उनके मुताबिक के फैसले जब हो रहे थे, तो उस वक्त इन लोगों ने यही वाली आवाज़ क्यों नहीं बुलंद की कि आज इन्हें अब जुडिशरी को अपने आज़ाद होने का जो है वो खदशा नज़र आ रहा है। तो मैं इस चीज़ पर तो बड़ी हैरान हूँ कि अचानक से बंदा कहता है कि जी अब हमें खदशात नज़र आ रहे हैं और हमारे जो है हम लोग खतरे में। तो ये पहले सोचना चाहिए था। और बाकी प्रोटोकॉल्स तो सारों को एक जैसे मिलते हैं, मोहसिन एजाज साहब, देखें ये जो खत धमकी आमेज है, देखिए वहाद भी ये ख़त जो हैं ये हाई कोर्ट के जजेस को भी मिल गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी आज खबर आ गई है। हालांकि रिसीव उधर भी 1 अप्रैल को ही हुए थे। इसी तरह इतलात हैं कुछ दीगर हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से भी आ रही हैं इतलात। अब बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि इस तरीके से मामलात चल रहे हैं। मैं सोच ये बात रहा हूँ कि दुनिया भर में पाकिस्तान के बारे में क्या इस वक्त पाकिस्तान का क्या इमेज जा रहा होगा। ऑलरेडी जो है वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से आपको पता है कि हर दूसरे दिन जो है वो कभी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस ब्रीफिंग में कोई बात कर रहा होता है, कभी कहाँ कोई बात कर रहा होता है। अब पहले जजेस ने एक ख़त लिखा, वो इतना ज़्यादा उसके ऊपर शोर पड़ा। अब जजेस को जो है वो इस तरह के केमिकल पाउडर वाले लेटर्स मिलना शुरू हो गए हैं। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। ये जो बैरिस्टर साहब बात कर रहे हैं कि ट्रूथ एंड ये जो इस तरह का कमीशन बनना चाहिए, रिकॉन्सिलिएशन कमीशन, मेरे ख्याल में हल यही है। बाकी अगर आप जिद करी जाएंगे और इस तरह एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करेंगे तो ये हल नहीं है। इस तरह का एक कमीशन बने, जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर में एक दफ़ा उधर भी आपको पता है मिसाक जमहूरियत अब्बास भी वहाँ पे हुआ था, और उसके बाद हमारी कोई पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी वो काफ़ी बेहतर हो गई थी। तो आई एग्री विद बैरिस्टर साहब कि इस तरह का ही कोई कमीशन हो जो बैठे, सारी पॉलिटिकल लीडरशिप, इस्टेब्लिशमेंट, सब लोग बैठें और ये फैसला करें कि मुल्क को आगे लेके चलना है और इसमें जो है वो हमें मुल्क के लिए सोचना है, और सारे जो है वो अपनी अनाएं, अपनी सियासत मुल्क के लिए पीछे कर दें ताकि हमारा मुल्क जो है वो आगे की तरफ जाए। डॉक्टर साहब, क्विक टेक। मैं तो ये कह रही हूँ कि आज देखिए एक बड़ा खुशाइंद एक कदम था कि मैंने जब जनरल साहब को बैठे हुए देखा आसिफ जरदारी साहब के साथ, तो मुझे तो बड़ा एक खुशाइंद वो कदम लगा। तो मेरे हाल में हर चीज़ में नोक झोंक करने के बजाय अभी हमें हुकूमत को चलाना चाहिए। हमारी अलायंसेस के साथ एक हुकूमत बनी हुई है। पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सियासी और माशी दोनों इस्तेकाम में कहूँगी उसमें मुब्तला है। तो इतना खुशाइन आज वो कदम था। और अदलिया का जहाँ तक कोई भी देखें, उनको कोई भी ऐसे मसाइल हैं तो उनके लिए सबसे पहले मैंने आपसे कहा एक कमेटी अगर एक तश्कील दे दी जाए जिसमें सब लोग जो हैं उसको रिप्रेजेंटेटिव हर उससे आ जाएँ, इस्टेब्लिशमेंट से भी हैं, सब लोग ये बैठ के बात करें। वही बात है, बड़ी अच्छी मेरे भाई ने बात की कि ओवरऑल व्यू जो बाहर जाता है ना, मैंने उस दिन में तो वो बहुत इमेज ख़राब है। बस सियासत का जो एक इमेज बन गया पाकिस्तान का, अफसोस है उस पर। और जब जमहूरियत का नारा लग गया तो प्लीज़ इससे जमहूरियत ही रहने दे दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा हमारे लिए। बैरिस्टर साहब, बस क्विक कमेंट करें। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की और आसिफ अली जरदारी साहब की बड़ी एक अहम मुलाकात हुई है।
देखिए, यही मैं समझ रहा हूँ कि तमाम सियासी जमातें इस वक्त जानती हैं कि मुल्क बहरानों का शिकार है, और जब ये मुल्क बहरानों का शिकार हो तो फिर ना तो सियासी शरपसंदी और ना कोई दहशतगर्दी इस मुल्क की तरफ सही। बर्दाश्त की जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये सियासी फितने और सियासी शरपसंद जो हैं, अब उनकी जुबानों को लगाम देनी पड़ेगी। ये नहीं है कि मैं हुकूमत में हूँ तो फिर भी मैं गालम गलोच करूँ, मैं अपोजिशन में हूँ फिर भी गालम गलोच करूँ। पहले बेवकार किया पार्लियामान को, फिर बेवकार किया इदारे के ऊपर। सीनियर मोस्ट जनरल आज पहली दफा पाकिस्तान में आर्मी चीफ बना है मेरिट के ऊपर, उस तक को रोकने की कोशिश की गई और 9 मई तक आप गए। उसके बाद अब जुडिशरी के अंदर तकसीम करके और वकीलों के जरिए मुल्क में फितना खड़ा करना चाहते हैं। तो ये सोचना पड़ेगा कि क्या एक फितने के लिए मुल्क को दांव पे लगा दिया जाए, ये सोचना पड़ेगा पूरी रियासत। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पार्टी से इनका ताल्लुक था। डॉक्टर शाइस्ता साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, और मोहसिन इजाज़ बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, कोर्ट रिपोर्टर प्रोग्राम का हिस्सा थे। आप सबका शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिए। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।